नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी कई सवाल खड़े करता है। हम बात करेंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की, और उस एक सवाल की जो हमेशा गूंजता है, क्या गांधी जी उन्हें बचा सकते थे? 23 मार्च 1931 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे इतिहास का एक बहुत बहुत गहरा जख्म है। इसी दिन 3 युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया था। और इसी घटना के साथ वो सवाल पैदा हुआ जो आज भी इतने सालों बाद भी हमारे जहन में गूंजता है। क्या महात्मा गांधी उन्हें बचा सकते थे? क्या उन्होंने सच में कोशिश नहीं की? ये एक ऐसी ऐतिहासिक गुत्थी है जिसने दशकों से लोगों को बांटा हुआ है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। हम देखेंगे कि भाई आरोप क्या थे, असल जुर्म क्या था, कानूनी तौर पर मामला कितना पेचीदा था, और हाँ, गांधी जी ने क्या क्या किया, हिंसा पर उनका नजरिया क्या था, और आखिर में हम बात करेंगे कि इस पूरी घटना की विरासत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आरोप की जो गांधी जी पर लगा। मतलब फांसी के बाद आखिर ऐसा हुआ क्या कि सारा गुस्सा उन पर फूट पड़ा? जैसे ही फांसी की खबर फैली, आप सोचिए, पूरे देश में एक आग सी लग गई। लोगों के मन में ये बात घर कर गई थी कि गांधी जी ने जानबूझकर इन क्रांतिकारियों को नहीं बचाया। और इसका असर भी दिखा। जब वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहुंचे तो उनका स्वागत काले झंडों और जोरदार नारों से हुआ। गुस्सा साफ दिख रहा था। लेकिन इस पूरे गुस्से और आरोप की जड़ को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई किस जुर्म में थी। और यहीं पर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है, और शायद आज भी लगता है, कि भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने के लिए फांसी हुई थी। पर यह सच नहीं है। वो मामला अलग था। उस बम का मकसद किसी को मारना था ही नहीं, बल्कि जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाना था। फांसी की सजा तो एक दूसरे और कहीं ज्यादा संगीन जुर्म के लिए दी गई थी, एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए। और इस हत्या के पीछे भी एक बहुत दर्दनाक कहानी है। देखिए, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। हमारे बहुत बड़े नेता लाला लाजपत राय शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। इसका ऑर्डर दिया था सीनियर सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने। लाला जी को इतनी गहरी चोटें आईं कि 17 नवंबर को उनका निधन हो गया। बस इसी का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने स्कॉट को मारने की ठान ली। लेकिन एक गलती हो गई। 17 दिसंबर को उन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से निशाना बन गया 21 साल का एक नौजवान अफसर जॉन सॉन्डर्स। राजगुरु ने पहली गोली चलाई। सॉन्डर्स अपनी मोटरबाइक से नीचे गिर गया और फिर भगत सिंह ने पास जाकर उसे कई गोलियां मारी। इतना ही नहीं, जब एक भारतीय सिपाही चन्नन सिंह ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने उसे भी गोली मार दी। तो मतलब ये एक पूरी तरह से प्लान की हुई एक क्रूर हत्या थी। तो अब ये साफ हो गया कि मामला सिर्फ बम फेंकने का नहीं, बल्कि एक मर्डर का था। और बस यहीं से कानूनी पेचीदगियां शुरू होती हैं, जिन्होंने इस केस में माफी की, आप कह सकते हैं, सारी उम्मीदें लगभग खत्म कर दी थी। उस जमाने के कानून के हिसाब से और आज भी बदला लेने के लिए की गई ऐसी सोची समझी हत्या को कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत ये सबसे गंभीर अपराधों में गिना जाता है, जिसकी सजा या तो उम्र कैद होती है या फिर फांसी। और इस केस को और भी ज्यादा सीरियस बनाने वाली कुछ और बातें थी। एक तो ये कि ये बदला लेने के लिए किया गया था। दूसरा, जिसका मर्डर हुआ वो एक ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर था। और तीसरा, हत्या के बाद भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका, उसने तो दया की अपील की सारी गुंजाइश ही मिटा दी। कानूनी तौर पर देखें तो ये केस बहुत ही कमजोर था माफी के लिहाज से। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कानूनी अड़चनों के बाद भी क्या गांधी जी ने कुछ किया या वो बस चुपचाप बैठे रहे? जो रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। उन्होंने कोशिशें की, लगातार कोशिशें की। ये कोशिशें सिर्फ कहने सुनने वाली नहीं थी। देखिए, 4 फरवरी 1930 को उन्होंने वाइसरॉय को एक खत लिखा और सजा पर अपनी गहरी असहमति जताई। फिर 11 फरवरी 1931 को एक अर्जी भी डाली गई और 18 फरवरी को वो खुद वाइसरॉय लॉर्ड इरविन से मिले और उनसे अपील की कि सजा को कम कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि वाइसरॉय मान भी गए थे।
लेकिन पेंच ये फंसा कि लंदन में बैठी प्रिवी काउंसिल ने अपील खारिज कर दी और वाइसरॉय के हाथ बन गए। तो जब सीधे सीधे सजा माफ करवाना मुमकिन नहीं लगा तो गांधी जी ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने वाइसरॉय से कहा कि फांसी को कुछ वक्त के लिए टाल दीजिए। उनकी सोच ये थी कि अगर थोड़ा समय मिल गया तो शायद देश का राजनीतिक माहौल बदलेगा और बाद में इस सजा को उम्र कैद में बदलने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तो ये सिर्फ एक देरी नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। अब इन सारी कोशिशों के बीच गांधी जी के अंदर भी एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ वो भगत सिंह के जज्बे और हिम्मत की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो उनके हिंसा के रास्ते से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। फांसी से सिर्फ 16 दिन पहले 7 मार्च 1931 को उन्होंने सबके सामने कहा था, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि भगत सिंह जैसे बहादुर व्यक्ति को फांसी दी जाए। ये साफ दिखाता है कि वो मौत की सजा के कितने खिलाफ थे, चाहे वो सजा किसी को भी मिल रही हो। और फिर फांसी के 3 दिन बाद कराची में उन्हीं लोगों के सामने जो उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे, उन्होंने अपनी बात और भी साफ की। उन्होंने कहा, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी को भी सजा देना, चाहे वो कातिल ही क्यों न हो, मेरे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत था। हिंसा का रास्ता तबाही की तरफ ही ले जाता है। तो यहाँ उनके दोनों सिद्धांत साफ दिखते हैं, मौत की सजा का भी विरोध और राजनीतिक हिंसा का भी विरोध। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं है, ये कहानी है इतिहास को उसके सही संदर्भ में उसकी पूरी गहराई के साथ समझने की। हमें ये याद रखना होगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अकेले नहीं थे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान करीब 70 भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाया गया था। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई में कितने बड़े पैमाने पर बलिदान दिए गए। ये उन सभी को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और अंत में एक बात जो इस पूरी कहानी से निकल कर आती है, वो ये कि अधूरा ज्ञान हमेशा जुनून और गुस्से को जन्म देता है। जरूरी है कि हम पूरी सच्चाई को जानें, हर पहलू को समझें, तभी हम अपने नायकों के बलिदान और उनके सामने जो चुनौतियां थीं, उनका सही मायने में सम्मान कर पाएंगे।